हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री की एक और वीडियो लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज की वीडियो में हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पोर्तुगीज के बारे में पढ़ा था और पोर्तुगीज के बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरह से उनका राइज हुआ, किस तरह से वो इंडिया में एंटर हुए, किस तरह से उनका डाउनफॉल हुआ। तो हर एक चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो पोर्तुगीज के डिफरेंट गवर्नर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। पोर्तुगीज के साथ में क्या हुआ, डच के आने के बाद में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए और साउथ इंडिया में सदर्न पार्ट में जहाँ जहाँ पर वो थे तो डच ने उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया और उसके बाद में वो गोवा वाले रीजन में रहेंगे और उसके बाद में दमन एंड दीव वाले रीजन में रहेंगे। बात होगी सालसेट वो वाले रीजन में जो बैटल ऑफ वसाई पेशवा के साथ में उनकी लड़ाई हुई, तो यानी मराठास के साथ में जो लड़ाई हुई वो रीजन उनके हाथ से चला गया। इसके अलावा बॉम्बे उन्होंने डवरी में दे दिया चार्ल्स सेकंड को, जो कि उस टाइम पे इंग्लैंड के राजा थे। इसके बाद में बारी आती है सूरत की। सूरत के साथ में क्या हुआ था, सूरत में एक लड़ाई हुई थी जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ स्वाली, क्योंकि सूरत भी उनके कंट्रोल में था। तो बैटल ऑफ स्वाली जो है 1612 में हुई थी, 1612 में ये लड़ाई हुई थी। ये जो लड़ाई है स्वाली की, तो ये पानी पे लड़ी गई है, तो बोट्स के ऊपर ये लड़ाई होगी, जहां पर आपको एक तरफ इस लड़ाई में पोर्तुगीज देखने को मिलेंगे और दूसरी तरफ इस लड़ाई में आपको देखने को मिलेगी इंग्लिश कंपनी। इंग्लिश कंपनी जो कि थर्ड यूरोपियन पावर है दैट पेनिट्रेटेड इनटू इंडिया। इंग्लिश कंपनी को यहां पर लीड करेंगे उनके एक ऑफिसर जिनका नाम है कैप्टन थॉमस बेस्ट। सो कैप्टन थॉमस बेस्ट लेड इंग्लिश कंपनी इन द बैटल ऑफ स्वाली। तो स्वाली की लड़ाई होगी। स्वाली की लड़ाई में क्या होता है, इंग्लिश कंपनी पोर्तुगीज जो पावर है उसको यहां पर हरा देगी। दे डिफीटेड पोर्तुगीज इन दिस बैटल। और यहां पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगी इस लड़ाई का आउटकम, कि पोर्तुगीज जो इससे पहले इंडियन ओशन में सुप्रीम थे, नेवल सुप्रीमेसी जो उनकी यहां पर थी, दैट मिथ वाज कंप्लीटली शैटर्ड बाय द इंग्लिश कंपनी। एंड इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि पानी के ऊपर जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावर यहां से आगे होगी दैट विल बी इंग्लिश कंपनी। यानी इससे पहले पोर्तुगीज ही पानी के ऊपर हर चीज को कंट्रोल कर रहे थे, रेगुलेट कर रहे थे, लेकिन यहां से आगे जो पावर रेगुलेट करेगी दैट विल बी इंग्लिश कंपनी। तो पोर्तुगीज जो है वो लिमिटेड रह जाएंगे और उनका डाउनफॉल तो कल भी हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से उनके कौन कौन से फैक्टर्स थे। तो ये कुछ बैटल्स भी रही हैं। उनके डाउनफॉल का एक कारण आपको डच का आना भी देखने को मिलेगा और उनका एक डाउनफॉल का कारण आपको इंग्लिश कंपनी का यहाँ आना भी देखने को मिलेगा। इंग्लिश कंपनी के साथ में 1612 में जो स्वाली की लड़ाई हुई सूरत के पास में, ये पानी के ऊपर लड़ाई हुई है, बोट्स के ऊपर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा पोर्तुगीज ये लड़ाई हार जाते हैं और इंग्लिश कंपनी की तरफ से कैप्टन थॉमस बेस्ट इस लड़ाई को लीड करेंगे और यहीं से पोर्तुगीज की जो पानी के ऊपर सुप्रीमेसी थी दैट वाज कंप्लीटली एंडेड। इसके बाद में आज हम डच के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए डच कौन लोग हैं। डच जो थे वो नीदरलैंड से आए हैं, यूरोप में एक और कंट्री नीदरलैंड्स, ठीक है। अब देखिए डच लोग जो हैं इनको भी अपने कमर्शियल बेनिफिट्स जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे कि हम लोग भी इंडिया में जाएं, ठीक है। कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए ये लोग इंडिया में आएंगे, लेकिन इससे पहले कि वो इंडिया में आए ये क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट होगा डच पार्लियामेंट वो क्या करता है, बहुत सारी कंपनीज को अमेलगमेट कर देता है, मिक्स कर देता है और एक बड़ी कंपनी बनाता है जिस कंपनी का नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इट डिड, इट अमेलगमेटेड मैनी स्मॉल कंपनीज। तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज को क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और इकट्ठा करने के बाद में एक कंपनी बनाई जाएगी दैट विल बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, या इसे आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स, ठीक है। अब इस कंपनी को डच पार्लियामेंट ने क्या परमिशन दिया, इनको परमिशन दिया कि आप जाइए
ईस्ट इंडीज में, और वहां पर जा करके आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। दे वर अलाउड टू फाइट एनी वॉर, टू कंक्लूड ट्रीटीज, ठीक है, कोई भी वॉर लड़ने के लिए उनको परमिट किया गया। ट्रीटीज साइन करने के लिए, ट्रीटीज कंक्लूड करना, साइन करना, ठीक है, टेरिटरीज को एक्वायर करना, ये सब चीजें करने के लिए उनको अलाउ किया किसने? डच पार्लियामेंट ने, ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी किस मकसद से? कि वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स ले सके, और कोशिश ये भी करेंगे कि एम्पायर मेकिंग जो है वो उनका काम जो है, उनका एम्बिशन जो रहेगा एम्पायर मेकिंग का रहेगा, यानी अपना साम्राज्य बनाए, लेकिन बहुत ज्यादा इनका जोर एम्पायर मेकिंग के ऊपर नहीं रहेगा। ये चीज आपको स्ट्रैटेजी से याद रखनी है कि डच का ज्यादा पर्पज क्या था? दैट वाज ट्रेड करना चाहते थे। एम्पायर मेकिंग वाज देयर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो उनको परमिट किया जाएगा, दे वर परमिटेड टू fight wars, to conclude treaties, to acquire territories, to make fortresses, कि आप किले भी बनाइए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए उनको अलाउ किया गया। अब ये जो कंपनी बनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज फॉर्म्ड इन 1602, 1602 में ये कंपनी बनती है। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा ये कंपनी इंडिया में आएगी तो अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाएगी। और फैक्ट्री इस टाइम पे कोई भी देश आकर के इंडिया में फैक्ट्री लगाता है तो फैक्ट्री का मतलब ये नहीं होगा कि वहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी। फैक्ट्री का मतलब होगा स्टोर हाउस के रूप में उसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, मसूलीपट्टनम में, एंड मसूलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे। अभी देखिए अगर हम डच की बात करें तो इनका सबसे पहला इंसान जो था उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन जो था ये सबसे पहला इंसान है। ये 1596 में सबसे पहले सुमात्रा में आया था, सुमात्रा यानी इंडोनेशिया में। तो सबसे पहला इंसान जो ईस्ट इंडीज में आया, ठीक है, नीदरलैंड से बिलोंग करता था, ही वाज कॉर्नेलिस डी हॉटमैन एंड ही रीच्ड सुमात्रा इन 1596, ठीक है। इसके बाद में इनकी कंपनी बनती है, कंपनी आएगी, कंपनी को परमिट किया जाता है कि आप किले बनाइए, जमीन एक्वायर कीजिए, ठीक है, ट्रीटीज को कंक्लूड करिए और लड़ाइयाँ लड़िए, हर एक चीज का उनको परमिशन दिया जाता है। और जैसे ही 1605 में वो आएंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी 1605 में कि अपनी पहली फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश करेंगे। देयर फर्स्ट फैक्ट्री विल बी इस्टेब्लिश्ड एट मसूलीपट्टनम। तो इनकी पहली फैक्ट्री जो होगी वो मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश होगी, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में ये जो डच कंपनी है तो ये काफी ज्यादा राइवलरी क्रिएट करेगी किसके सामने? क्योंकि इससे पहले पोर्तुगीज पावर जो थी वो इंडिया में आकर के लगभग स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो जैसे ही ये पोर्तुगीज के सामने एक डेंजर पोज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि साउथ इंडिया में लगभग हर जगह से वो पोर्तुगीज को भगा देंगे। क्योंकि कल भी हमने बात की थी लास्ट क्लास में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि दैट डच वर मच मोर रिसोर्सफुल देन पोर्तुगीज। अगर हम जमीन पे आर्मी की बात करें, उनके रिसोर्सेज की बात करें तो डच के पास में ज्यादा रिसोर्सेज थे अगर हम उनको पोर्तुगीज के साथ में कंपेयर करें। अब देखिए जैसे ही इन्होंने मसूलीपट्टनम में सबसे पहला अपना फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश किया, इसके बाद में ये कोशिश करेंगे साउथ इंडिया में दूसरी जगह पर भी अपना पैर पसारने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चेन्नई के पास में एक जगह है नागापट्टम, नागापट्टम, यहां ये अपना हेडक्वार्टर जो है वो इस्टेब्लिश करेंगे साउथ इंडिया में, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। और ये नागापट्टम नाम की जो जगह है, ये वाली जगह भी उन्होंने किससे छीनी थी? ये भी इन्होंने पोर्तुगीज से ही छीनी थी। तो नागापट्टम इनके हाथ में आ गया। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इन्होंने इसके बाद में इंडिया में क्या क्या किया, तो ये वाला कोस्ट जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश करी। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि गुजरात में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि यूपी में, बिहार में, बंगाल में
ये वाले रीजन में, उड़ीसा में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो लगाई। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर ये ईस्टर्न कोस्ट पकड़ेंगे, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट में आएंगे तो कौन सा वाला एरिया, गुजरात वाला ये पकड़ेंगे। इसके अलावा इनकी फैक्ट्रीज आपको ज्यादातर, अगर जैसे गुजरात में देखेंगे, गुजरात में अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगाई है, सूरत में इन्होंने फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश करी। ठीक है, यूपी में इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, बिहार में इन्होंने पटना में लगाई, उड़ीसा में बालासोर में लगाई, बंगाल में इन्होंने चिंसोरा में अपनी फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश करी थी। अब देखिए, जैसे ही ये डच लोग जो है ज्यादा स्टैब्लिश होने लगे तो उसी टाइम पे एक और पावर भी इंडिया में आई हुई थी, जो तीसरे नंबर पर, यानी अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें, सबसे पहले पोर्तुगीज आए, दूसरे नंबर पे डच आए और तीसरी पावर जो आई थी दैट वाज द इंग्लिश। अंग्रेज लोग जो आए उनके साथ में इनकी राइवलरी हो जाएगी, उसको डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डच लोगों का एक काफी फेमस मर्चेंट इंडिया में आया था, जिसका नाम था जैन ह्यूगेन वैन लिंशोटन। His name was Jan Huygen van Linschoten. अब ये इंसान जो है, he was a famous merchant of Dutch East India Company, और बाद में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसी के नाम से जानी जाएगी। इस कंपनी को या तो जैन कंपनी कहा जाएगा या तो इसे वैन कंपनी भी कहा जाता है। दिस कंपनी इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम जैन कंपनी और वैन कंपनी। तो ये जैन ह्यूगेन वैन लिंशोटन जो है, ही वाज द फेमस मर्चेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखिए आगे चल करके इनका राइवलरी देखने को मिलेगा, दैट ए राइवलरी वाज emerged between English company and the Dutch company। अब दोनों के बीच में जब राइवलरी होगी तो वो राइवलरी कहां से स्टार्ट होगी और कैसे होगी वो हम बात करेंगे। तो एम्बोइना नाम की एक जगह है, एम्बोइना नाम की एक जगह है जहां पर दिस प्लेस इज इन इंडोनेशिया। सबसे पहले ये याद रखिए कि एम्बोइना नाम की जगह है इंडोनेशिया में। तो जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी यूरोपियन पावर्स आएंगी तो कहीं ना कहीं उनका हिडन ऑब्जेक्टिव जो इंडिया में आकर के रहेगा तो इंपायर बिल्डिंग रहेगा। तो इस वजह से हर एक पावर का दूसरी पावर के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट होना दैट वाज वेरी नेचुरल। ठीक है, अब एम्बोइना नाम की जो जगह है, दिस इज इन इंडोनेशिया, इस जगह पर इनकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाएगी। अब यहां पर होता क्या है कि जो डच में ये एम्बोइना नाम की जगह इन्होंने हासिल की थी 1605 में, पोर्तुगीज से ही उन्होंने ये जगह भी छीनी थी। तो यहां पर एम्बोइना में हुआ क्या है कि डच जो लोग हैं, डच आर्मी जो है, व्हाट दे डिड, दे किल्ड 10 इंग्लिश सोल्जर्स एंड 9 जापानीज सोल्जर्स। ठीक है, व्हाट दे डिड, किल 10 ब्रिटिश सोल्जर्स एंड 9 जापानीज सोल्जर्स। ठीक है, तो यहां पर इस कार्रवाई के बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में जो राइवलरी होगी दैट विल गेट इंटेंस। इनके बीच में जो राइवलरी होगी बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। इनके बीच में लड़ाइयां आपको देखने को मिलेगी, ना केवल इंडोनेशिया में बल्कि इंडिया में भी। और इन लड़ाइयों में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से पहले पोर्तुगीज आए उसके बाद में डच जब आए तो डच ज्यादा रिसोर्सफुल थे पोर्तुगीज से, इसलिए उन्होंने पोर्तुगीज को डिफरेंट जगह से हटा दिया था, उनको एक्सपेल कर दिया। और डच जो हैं वो ज्यादातर उनके जो भी सेटलमेंट से उनको कैप्चर कर देते हैं। पोर्तुगीज जो है वो गोवा, दमन एंड दीव में ही लिमिटेड रह जाते हैं। सेम चीज आपको देखने को मिलेगी जैसे ही इंग्लिश कंपनी आएगी। इंग्लिश कंपनी वाज मच मोर रिसोर्सफुल नॉट ओनली ऑन लैंड बट आल्सो ऑन द सी। सी के ऊपर 1612 में जो स्वाली की लड़ाई हुई थी वहीं से ये कंफर्म हो गया था कि समुद्र के ऊपर भी अंग्रेज जो है बहुत शक्तिशाली है और जमीन के ऊपर भी। अब डच के साथ में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा इनका, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में वी विल फाइंड दैट कि डच जो है वो बहुत वीक नजर आएंगे उनके सामने। और यहाँ पर इन दो पावर्स के बीच में जब बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं तो 1667 में इन दोनों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज साइन होगा। बोथ द पावर्स साइन ए कॉम्प्रोमाइज। तो इस कॉम्प्रोमाइज में आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट ब्रिटिश एंड डच, व्हाट दे डिड, ब्रिटिश abandoned all their claims in Indonesia and Dutch left all their factories, they sold all their factories to British and left to
इंडोनेशिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज दोनों के बीच में 1667 में साइन हुआ, इस कॉम्प्रोमाइज में ब्रिटिश कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वाला जो एरिया है, हम वहां पे कोई भी क्लेम नहीं करेंगे, हम वहां से सब कुछ खाली करके इंडिया में आ जाते हैं, हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा। और डच कंपनी की अगर हम बात करें तो डच कंपनी क्या कहती है, डच कंपनी भी कहती है कि हम इंडिया में सब कुछ बेच करके आपको दे देते हैं और अब हम भी चले जाएंगे यहाँ से। तो वो भी डच कंपनी यहाँ से आगे इंडोनेशिया में ही फोकस करेगी। अब डच कंपनी की अगर हम बात करें, ये डच जो थे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, देयर ऑब्जेक्टिव वाज नॉट एम्पायर बिल्डिंग। तो एम्पायर बिल्डिंग जो था इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडिया में, इनका ऑब्जेक्टिव ज्यादातर जो था दैट वाज स्पाइस ट्रेड। ऑब्जेक्टिव जो इनका था दैट वाज स्पाइस ट्रेड, और स्पाइसेस के अलावा इनको ब्लैक पेपर भी चाहिए था। इसी में ये ज्यादा आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी जब दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होकर के हम इंडिया से चले जाते हैं, क्योंकि इनको ये स्पाइसेस कहाँ से मिल जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया से, इंडोनेशिया से। तो स्पाइसेस के कारोबार में ही, स्पाइसेस के ट्रेड में ही यहाँ से आगे ये इंडल्ज रहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एम्पायर बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उनको बहुत ज्यादा नुकसान इस चीज से आपको देखने को मिलेगा नहीं। इंडिया से चले जाएंगे तो इंडोनेशिया के ऊपर फोकस करेंगे, और इस ट्रीटी में बराबर साइन किया गया है कि अब इंडोनेशिया के ऊपर ब्रिटिशर्स कोई क्लेम नहीं करेंगे। तो ये चीज देखने को मिलेगी। अगर हम डच कंपनी की बात करें, उनकी जो राइवलरी भी रही ब्रिटिशर्स के साथ में, तो उस राइवलरी के बाद में उनको इंडिया से जाना पड़ा। ठीक है, इंडिया में जो भी उनके सारे क्लेम्स थे वो उन्होंने छोड़ दिए और वो इंडोनेशिया चले गए। अब देखिए, इंडिया में जब तक वो रहे तो इंडिया में वो किस चीज का ट्रेड जो था वो ज्यादातर करेंगे। अब देखिए, डच कंपनी जो रही है, जब तक वो इंडिया में रही है तो आपको देखने को मिलेगा दिस वाज द यमुना वैली। यमुना वैली, और यमुना वैली में ये डच कंपनी जो है यहां से इंडिगो का ट्रेड करेगी, यहां से इंडिगो लेगी, नील लेते थे ये यहां से, यमुना वैली से ये नील लिया करते थे। ठीक है, और नील किस चीज के लिए काम आया करती थी उस टाइम पे, डाइंग के लिए, कपड़ों को रंगना। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सिंथेटिक डाई जो थी वो इन्वेंट नहीं हुई थी, तो यमुना वैली से लिया करते थे। इसके अलावा दूसरी चीज, गंगा वैली से, गंगा वैली से राइस एंड अफीम, ये दो चीजें ये गंगा वैली से लिया करते थे। राइस लिया करते थे गंगा वैली से, एंड अफीम ये है, ये गंगा वैली से लिया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये गुजरात वाले रीजन में, यहां से ये टेक्सटाइल लिया करते थे, टेक्सटाइल। इसके अलावा टेक्सटाइल ये बंगाल वाले रीजन में यहां से भी टेक्सटाइल लिया करते थे, और इसके अलावा ये कोरोमंडल का जो रीजन है यहां से भी ये टेक्सटाइल लिया करते थे। इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें कि बिहार में ये क्या लिया करते थे, बिहार से ये लिया करते थे सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इंडिया में डिफरेंट जगह पर इन्होंने जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, तो उन डिफरेंट जगह पर क्या क्या चीज का ये ट्रेड किया करते थे। तो इंडिया से इनको स्पाइसेस चाहिए थे, स्पाइसेस के अलावा दूसरी किन किन चीजों के ऊपर इनका मेन फोकस था। तो इंडिगो लिया करते थे यमुना वैली से, गंगा वैली से राइस एंड अफीम। इसके अलावा गुजरात से टेक्सटाइल इनको बंगाल से भी मिलता था और कोरोमंडल रीजन से भी मिलता था। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि साल्ट पीटर लिया करते थे ये बिहार से। अभी देखिए, जब 1667 में इनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज हो गया, फिर भी इनके बीच के जो रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे, रिलेशन वर स्टिल वेरी सोर बिटवीन द इंग्लिश कंपनी एंड द डच कंपनी। तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि एक टाइम आया कि यहां से, दिस इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। अब इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि डच कंपनी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में है एंड इंग्लिश कंपनी इज इन इंडिया। तो प्राइमरी फोकस जो है इंग्लिश कंपनी का वो इंडिया में देखने को मिलेगा, और डच का आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में। लेकिन डच ने अपनी इस टाइम पे अपनी सारी फैक्ट्रीज जो है वो इंडिया से छोड़ करके अभी गए नहीं थे, जस्ट ए कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड बिटवीन द टू पावर्स। ठीक है, इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि यहां से हुगली है, यहाँ पे एक जगह बंगाल में हुगली। ठीक है, यहां से अंग्रेज लोगों के 3 शिप्स जो है, 3 इनके समुद्री जहाज जो है वो जा रहे थे कहां की तरफ, ब्रिटेन की तरफ। यानी दीज 3 शिप्स वर होम बाउंड, दे वर गोइंग टुवर्ड्स
ब्रिटेन। तो यहाँ से वहां की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जैसे ही पहुंचेंगे तो यहाँ पर डच जो थे दे वर एक्टिव इन दिस रीजन एंड दे सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड दीज 3 शिप्स। तो इनको जब्त कर देंगे, जिस वजह से आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला रीजन जहाँ पे इंग्लिश का कब्जा था, इसके अलावा बॉम्बे उनके पास में आ गया था चार्ल्स सेकंड को जब दहेज में दिया गया था। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इन सारे पार्ट्स में अंग्रेजों का जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो गया। इस वजह से अंग्रेज लोग अब कार्रवाई करेंगे किसके ऊपर, डच के ऊपर, और यहां पर दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होगी। दैट बैटल वाज बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ हुगली, या इसे बैटल ऑफ चिनसूरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये लड़ाई जो है ये 1759 में हुई है एंड इन दिस बैटल इंग्लिश बैडली डिफीटेड द डच कंपनी। और इंग्लिश कंपनी ने डच कंपनी को बहुत बुरे तरीके से हरा दिया, और इस कंपनी के हार से, यानी डच कंपनी की ये वाली जो हार हुई, इस कंपनी की इस हार ने ये सुनिश्चित कर दिया कि अब डच के अंदर अगर हिडन थोड़ा सा भी ऑब्जेक्टिव था इंडिया में एम्पायर मेकिंग का, दैट वाज कंप्लीटली क्रश्ड एट दैट टाइम। तो इस टाइम पे बिल्कुल खत्म हो गया। अब डच जो है इस लड़ाई के बाद में बिल्कुल भी उनका डोमिनेंस यहाँ पे नजर नहीं आएगा एंड यू विल फाइंड दैट up to 1825 they left India and sold all their territories to English company। तो ये थी डच कंपनी। डच कंपनी इंडिया में कब आई, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया, उनकी राइवलरी के बारे में हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश कंपनी के साथ में उनकी जो राइवलरी थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, उनकी जो बैटल हुई हुगली में, चिनसूरा में, उसके बारे में डिस्कस किया। पोर्तुगीज के साथ में उनके कैसे रिलेशन रहे, पोर्तुगीज से वो ज़्यादा पावरफुल थे। वहीं पर इंग्लिश कंपनी की जब हमने बात की तो तब हमने डिस्कस किया कि इंग्लिश कंपनी ना केवल पानी पर बल्कि ज़मीन पर भी डच से ज़्यादा ताकतवर थी। इसलिए डच के साथ में जब भी उनका टकराव होगा तो वहाँ पर डच का पलड़ा आपको कमज़ोर देखने को मिलेगा, और दोनों ही पावर्स इनिशियली कोई भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जहाँ पर डच जो है वो कहते हैं कि हम इंडोनेशिया वाला एरिया हम पकड़ते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा स्पाइसेस के ट्रेड के साथ में मतलब था। वहीं पर इंग्लिश कंपनी जो है वो इंडोनेशिया में अपने सारे क्लेम्स को छोड़ करके इंडिया के ऊपर फोकस करेगी। ठीक है, तो ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके बाद में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस साउथ ईस्ट एशिया में यानी इंडोनेशिया में होगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें इतना ही जानना था। थैंक यू। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहीं पे आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप वहां पर अपनी क्वेरीज जो है वहीं पर पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेरी हो जो हमें बोर्ड पे समझानी होगी आपको, वी विल डेफिनेटली टेक इट हियर ओनली। ठीक है, यहीं पे ले लेंगे हम, और अगर कोई ऐसा छोटा मोटा डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। हिस्ट्री के लिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि जिस तरह मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है तो मॉडर्न हिस्ट्री अक्टूबर 2022, तो अक्टूबर 2022 के नाम से चल रही है। वहीं पर ज्योग्राफी जिसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी जो है स्टार्ट किया है, उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी अक्टूबर 2022 जो है उसके नाम से बनाया गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।